नमस्कार दोस्तों, आज झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। मीडिया सबको जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कभी मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है तो कभी विरासत कर का डर सताने लगता है। कभी कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो आपकी भैंस ले जाएगी, तो कभी कह रहे हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी। इतने सारे झूठ बोलने के बाद भी मीडिया चुप्पी साधे हुए ये हर दिन का तमाशा हो गया है, क्योंकि इन्हीं चैनलों के जरिए मोदी देश भर में झूठ पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। बाकी बीजेपी आईटी सेल झूठ की फैक्ट्री खोलकर बैठा ही है। इतना सब कुछ झूठ बोलने के बाद भी लोगों से झूठ न फैलाने की अपील की जा रही है। जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पे आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दे। वैसे झूठ बोलने का ये सिलसिला 2024 से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसका पालन पोषण बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सालों से किया जा रहा है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी जसोदाबेन का 2014 के चुनावी हलफनामे में पहली बार जिक्र हुआ, जबकि 2002, 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी जसोदाबेन का कहीं जिक्र तक नहीं करते थे। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनावों में जसोदाबेन का जिक्र इसलिए करना पड़ा क्योंकि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा कि चुनावी प्रत्याशी को नामांकन पत्र में मांगी गई हर जानकारी देनी होगी। अगर कोई कॉलम खाली छूटता है तो उसका नामांकन पर्चा रद्द किया जा सकता है। इसके बावजूद मोदी की पत्नी जसोदाबेन को लेकर झूठ फैलाया जाता रहा। इस पर 21 जून 2018 को जसोदाबेन ने बीबीसी पर सफाई दी और कहा कि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी, फिर भी लोग झूठ फैलाने में लगे हैं। दरअसल जसोदाबेन ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने एक कार्यक्रम में कहा था कि नरेंद्र भाई ने शादी नहीं की है, लेकिन वो औरतों और बच्चों का दर्द समझते हैं। इसी रिपोर्ट में बीबीसी ने नरेंद्र मोदी के भाई के हवाले से बताया कि 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की जसोदाबेन से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों अलग हो गए थे, हालांकि शादी कभी खत्म नहीं की। ऐसे झूठ बीजेपी आईटी सेल की तरफ से हर दिन प्रचारित किए जाते हैं, खासकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सत्ता में आए हैं, तब से अपने विरोधियों को नीचा दिखाने और विलेन के तौर पर पेश करने का बदस्तूर सिलसिला जारी है। वो अपने विरोधियों को कभी राष्ट्र विरोधी तो कभी अर्बन नक्सल कहकर बुलाते हैं। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा प्रकटीकरण है और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही। जिसके मुखिया जेल में हैं, लेकिन उनका व्यवहार अर्बन नक्सल की रहा। इसी सोच का नतीजा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, माओवादी सोच और कम्युनिस्ट विचारधारा के नाम पर बांटा गया। उसको बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा सरकार और गोदी मीडिया के जरिए चलाए गए। देश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी को बदनाम किया गया जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से 20वें पायदान पर खुद को स्थापित करती है। आज भी जेएनयू पढ़ाई के लिहाज से भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसको दुनिया भी मानती है। लेकिन आज के भारत की बहुसंख्यक आबादी से अगर पूछ लिया जाए कि जेएनयू किस तरह की यूनिवर्सिटी है, तो उसके विचार कुछ ऐसे हैं। Meanwhile, RSS ideologue S. Gurumurthy has stoked a controversy by calling for shutting down of Jawaharlal Nehru University. मेरे इनकम टैक्स का पैसा, आपके इनकम टैक्स का पैसा एक माओवाद की यूनिवर्सिटी खोलने के लिए यहाँ लगा दिया गया है। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये यूनिवर्सिटी को बंद करने का टाइम आ गया है। बात यहाँ इनकी समझ की नहीं है, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश हो चुका है। इनके लिए सबसे बड़ी समस्या जेएनयू जैसे सरकारी संस्थान क्यों चल रहे हैं, वो भी हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने वाले नेहरू के नाम पर क्यों है। मोदी की तानाशाही पर बात आएगी तो इसके लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई। पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ और उससे पहले जाएंगे तो मुगलों पर दोषारोपण किया जाएगा। ये देश में आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है।
वो बोलने वाले हमको उनको नहीं लेके आना, जो काम करने वाले, जो 70 साल में आज तक कुछ नहीं करा है, जो आगे काम कर रहे हैं उनको लेके आओ। मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सरकार। विकसित भारत के बैनर तले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जिन छात्रों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरासत कर के विरोध में प्रदर्शन किया, उन छात्रों को शायद ही पता हो कि जहां वो आज पढ़ रहे हैं उसकी स्थापना तब हुई थी जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मायावती राज कर रही थी। तब यूपी के ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की 2011 में स्थापना की गई थी। एक्चुअली हम यूथ हैं और हम विकसित भारत चाहते हैं, उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पर खुद को आज का युवा बताने वाले, झूठ को सच मान लेने वाले युवाओं को ठीक से ये भी नहीं पता कि जो प्ले कार्ड अपने हाथों में लिए हुए हैं उनका मतलब क्या है। जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात करिए। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी आपको पता नहीं है क्यों आए हैं यहाँ पे? कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं। आप छीनेंगे आधी संपत्ति, कौन छीन रहा है? राहुल गांधी छीन रहे हैं। कहाँ बोला है ऐसा? कहाँ? वो केवल बोलते हैं, उनका इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ किया गया, जिसको हिंदुत्ववादी पार्टी के ऑनलाइन प्रचार मशीन का आधिकारिक प्रमुख अमित मालवीय ट्वीट करता है। इसको झूठ फैलाने में महारत हासिल है। बार बार जलील होने के बाद भी ये आदमी पूरी शिद्दत के साथ अपने आका के झूठ को जनता के बीच परोसता है। इसके सबूत आगे दिखाएंगे। सवाल है कि बार बार झूठ बोलने के पीछे बीजेपी और उनके नेताओं की मजबूरी क्या है। दरअसल ऐसा करने के पीछे की सोच को समझना होगा। इसको लेकर अमेरिका की रहने वाली लिसा फाजियो ने एक शोध थीसिस लिखी है, जिसका शीर्षक है कि ज्ञान भ्रामक सत्य से रक्षा नहीं करता है। उसके मुताबिक अगर किसी के नए बयान और बार बार दोहराए गए बयान की तुलना करते हैं तो दोहराए गए बयान को सत्यता के लिए ज्यादा अंक मिलते हैं। ऐसे में दोहराए गए किसी झूठ को ही लोग सही मान लेते हैं और इस काम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार झूठ बोलने पर scroll.in ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नरेंद्र मोदी के कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले गए झूठ का एक्सरे किया गया है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग भाषणों में अलग अलग तरह से विभाजनकारी झूठ फैलाने की कोशिश की। इस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग भी इसको पढ़ सके। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए लोगों को डराया कि कांग्रेस आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी, विरासत कर से लोगों की संपत्ति हड़प लेगी, जो पूरी तरह से झूठ है। सच ये है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में निजी संपत्ति जब्त करने का कोई जिक्र नहीं है, न ही महिलाओं के मंगलसूत्र को छीनने की बात है। दूसरा झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैलाया कि पिछली कांग्रेस सरकार यानी कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सच ये है कि 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने एक भाषण में न सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक बल्कि SC, ST, OBC, महिलाओं और बच्चों समेत सभी वंचित वर्गों के उत्थान पर बल दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें से सिर्फ मुसलमान शब्द को चुना और दावा किया कि मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का बताया। ऐसा ही झूठा दावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोहराया। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा झूठ ये है कि कांग्रेस घुसपैठियों और जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनके बीच आपसे छीनी हुई संपत्ति को बांट देगी, जबकि सच ये है कि घुसपैठियों पर सरकार के पास ही कोई डेटा नहीं है और न ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कोई दावा किया है। पहली बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जे में किया जाएगा। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को संपत्ति बांट कर दे दी जाएगी। तीसरी बात, घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि शरिया कानून लागू होगा। चौथी बात, कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 घर हैं उसमें से एक घर उससे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। पांचवी बात, ये भी कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 कार हैं उनमें से एक कार को लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। ये सब कुछ जनता देख रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जनता को ही मूर्ख समझ रहे हैं। उन्होंने 2 मई 2024 की बनासकांठा की अपनी रैली में दावा किया कि अगर आपके पास 2 भैंस होंगी तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस एक छीन लेगी। तो एक भैंस कांग्रेस वाला कैसे सरकार में आपकी दो, एक तुम्हारा छोकरा ना पाएंगे। वैसे ये चुनाव आपकी समझ का भी है,
ये बताने का भी है कि जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि उसे अपने हितों की समझ नहीं है। वैसे इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि एक हताश, निराश और हारे हुए प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। कांग्रेस आपके घर का कमरा छीन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी। नरेंद्र मोदी ऐसी बहकी और झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनकी 300 में से 150 से ज्यादा सीटें छीनकर सरकार बना रही है। इसी डर से मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक और झूठ सामने आया। वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस 272 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 2 मई 2024 को जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी अब तक 326 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो 272 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो फिर सरकार कैसे बनाएगी। वैसे इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से झूठ की झड़ी लगा दी गई है। वो महंगाई, बेरोजगारी, किसान और नौजवान को भूल गए हैं। वैसे ये मुद्दे मोदी सरकार का हिस्सा पिछले 10 सालों में भी नहीं रहे। बहरहाल नरेंद्र मोदी को अगर कुछ आज की तारीख में याद आ रहा है तो सिर्फ महिला, मंगलसूत्र और मुसलमान। सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलने में अमित मालवीय को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाने से बचें और ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के पीछे छिपी मजबूरी को समझने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रहे संदेश प्रधानमंत्री मोदी की बेचैनी बढ़ा रहे हैं, उनके झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ मोदी का दुष्प्रचार कामयाब नहीं हो पा रहा है। जनता के बीच से लोगों का मिल रहा जन समर्थन इंडिया गठबंधन की ताकत बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी वही पुराने ढर्रे पर चुनाव लड़ना चाहती है। कभी हिंदू मुसलमान का सहारा ले रही है तो कभी हिंदुओं को उनकी संपत्ति बंटवारे का डर दिखा रही है। महिलाओं के बीच मंगलसूत्र के छिन जाने का खौफ पैदा कर रही है, जिसको लेकर प्रायोजित प्रदर्शन तक करा रही है। बीजेपी का झूठ एक्सपोज होने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी समझ आ चुका है, इसलिए वो खुद ट्वीट कर अपनी गलती मान रहे हैं। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का झूठ परोसने में कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे कारनामों के लिए विख्यात अमित मालवीय के झूठ पर एक रिपोर्ट scroll.in ने 10 फरवरी 2020 को पूजा चौधरी के नाम के साथ छापी है। मतलब हिंदुत्ववादी पार्टी की ऑनलाइन प्रचार मशीन का आधिकारिक प्रमुख अमित मालवीय ने 10 फरवरी 2020 तक 1-2 नहीं बल्कि 16 झूठी जानकारियां लोगों के बीच फैलाई। उसके बाद का आकलन आप आसानी से लगा सकते हैं कि कैसे ये आदमी काम करता होगा। जैसे 28 दिसंबर 2019 को लिखा कि लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑल्ट न्यूज ने इस पर फैक्ट चेक किया तो पाया कि काशिफ साहब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, जिसका नारा बदला गया। इसी तरह से 16 दिसंबर 2019 को एक ट्वीट किया जिसमें दावा किया गया कि एएमयू छात्रों ने हिंदुओं की कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारे लगाए, जबकि सच ये है कि छात्र हिंदुत्व, सावरकर, बीजेपी, ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ नारे लगा रहे थे। लेकिन अमित मालवीय ने ट्विस्ट करके उसको हिंदुओं की कब्र खुदेगी बना दिया। 15 नवंबर 2017 को अमित मालवीय ने नेहरू की तस्वीरों के साथ विवादित ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए मालवीय पूर्व पीएम नेहरू की छवि खराब करने की कोशिश की, जबकि इन तस्वीरों में नेहरू की बहन, भतीजी और जैकलीन कैनेडी जैसी बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन इसे घिनौने तरीके से प्रचारित किया गया। इसी तरह से 27 नवंबर 2018 को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकारें बहुत अच्छी थी। लेकिन सच ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे। हमने बीजेपी शासित राज्यों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। सोचिए, ऐसे लोगों को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके दिमाग में असल में क्या भरा जा रहा है, उनकी समझ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित मालवीय समेत पूरी बीजेपी क्या सोचती होगी। यही ना कि झूठ फैलाओ, मूर्ख बनाओ, जाति धर्म के नाम पर बांटो और फिर राज करो। आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आरोप नहीं है, मैंने आपको साबित कर दिया है। अच्छा, अब अगर इससे बचना चाहते हैं
खुद को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हैं तो ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए। उनकी बातों पर भरोसा करने से पहले जांच और परख लीजिए, ताकि आप किसी के प्रोपोगेंडा में फंसकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों जैसे जलील ना हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।